ओके। तो लास्ट क्लास में अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था, और ये कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, इनका जो भी मैग्नेटिक नेचर होता है, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, छोटी छोटी बातें अपन ने देखी थी। ठीक है, तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो पीरियडिक टेबल है उसका जनरल ट्रेंड होता है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है। उसी तरह अगर अप टू डाउन अगर आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, है ना। तो ये तो जनरल बात थी। तो अब देखो यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या चेंजेस आएगा। तो देखो यार, आप अपने कोर्स में सिर्फ 3D सीरीज़ के बारे में ही दे रखा है, तो हमें सिर्फ 3D सीरीज़ की ही स्टडी करनी है। तो देखो यहाँ पर स्कैनेडियम से मैग्नीज तक जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है। देखो, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाकर देखें तो ये न्यूक्लियस है, इनर ऑर्बिटल आ गया 3D, आउटर ऑर्बिटल हो गया 4s। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले किस में फिल होते हैं, s में, उसके बाद डी में जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एस में फिल होते हैं, फिर धीरे धीरे डी में फिल होते हैं। तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इतना लग नहीं पाता है, और जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा लगता है, जिस वजह से क्या होती है, रेडियस कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद ये देखा गया कि आयरन से निकल तक आते हैं तो जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक साथ ही अपना अपना फोर्स शो करते हैं, यानी दोनों इक्वली अमाउंट में लगते हैं। तो उससे क्या हो जाती है, रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट होने लगती है। और एंड में क्या होता है, कॉपर और जिंक तक आते हैं, तब तक डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गए तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट लगने लगता है, जिस वजह से क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था एक पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या चेंज आएगा। अब देखो, अप टू डाउन आने पर क्या चेंज आता है। तो यहाँ देखो, 3D सीरीज़, 4D और 5D सीरीज़ के बारे में बात करते हैं ना। 3D का स्कैनेडियम है, 4D सीरीज़ का इट्रियम है, 5D का हमने ले लिया लैंथेनम। तो अब देखो होता क्या है, ऑन मूविंग अप टू डाउन साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन जैसे ही 4D सीरीज़ से 5D सीरीज़ में आते हो तो रेडियस इक्वल होने लगती है या कांस्टेंट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 5D सीरीज़ के अंदर आ जाते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, कि जो लेंथेनाइड सीरीज़ आ जाती है, जो 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं F ब्लॉक एलिमेंट जिनको हम कहते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, 4F सब शेल प्रेजेंट होती है। तो 4F का पुअर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होता है, वो इतने अच्छे से शील्डिंग इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो उस वजह से क्या होता है, जब शील्डिंग इफेक्ट ही नहीं लग पा रहा है तो कौन सा इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा तो रेडियस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है, 3D से 4D तक आप आते हो तो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है, लेकिन 4D से 5D पर आने पर इन दोनों की जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख रखी है ना, इसको साथ में नोट कर लेना, तो लैंग्वेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले आयनाइजेशन होती क्या है, आउटर मोस्ट शेल से। जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। तो ये भी 11th का ही टॉपिक है। तो एक रिलेशन मैंने नोट करवाया था 11th क्लास में, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के, ठीक है, और प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। यानी सिंपल सी बात है,
आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। सीधी सी बात है, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है तो इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा ही तो लगेगी, है ना। और अगर साइज़ बहुत बड़ा है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए एनर्जी कम नीड पड़ेगी, एनर्जी की कम नीड पड़ेगी, ठीक है। तो देखो होता क्या है, कॉपर से सिल्वर तक आते हैं, है ना, अप टू डाउन की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो कॉपर से आए सिल्वर पर, तो क्या हुआ, साइज़ इंक्रीज़ हुआ एटम का। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने पे या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होने पर क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगी। अब देखो क्या होता है, सिल्वर से जब ऑरम तक आते हो आप, गोल्ड तक आते हो, तो क्या होता है, साइज़ इक्वल हो जाती है, जो कि अभी अपन ने इधर पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के अंदर, साइज़ इक्वल होने लगती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव लग रहा है। जेड इफेक्टिव लग रहा है क्यों, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से क्या होने लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी की नीड यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये देखो एक रिलेशन है यहाँ पर लिखा हुआ कि कॉपर जो सिल्वर है, ठीक है ना, तो सिल्वर जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो हो गई सबसे कम, उससे ज़्यादा होगी कॉपर की, और सबसे ज़्यादा होगी गोल्ड की, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है, वो क्या होती है, हायर होती है कंपैरेटिवली एस ब्लॉक के एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। और ये रिलेशन समझ में आ गया ना, क्यों क्यों हुई कॉपर की इससे ज़्यादा, क्योंकि इसका साइज़ कम है और इसका कम है, ठीक है ना, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगी है। ओके, तो देखो ये तो बात हो गई एटॉमिक रेडियस की और आयनाइजेशन एनर्जी की। इसके बाद आप लोगों को जो टॉपिक दे रखा है मेटालिक नेचर, तो ये भी मैंने क्लास में बताया था। फिर आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एस के और डी के, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपकी ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो मैग्नीज जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक की पूछ सकते हैं, स्कैनेडियम की पूछ सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये पूरी जो आपको टेबल दे रखी है बुक के अंदर, वो पूरी अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है टॉपिक कैटेलिक प्रॉपर्टी का। तो ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, एक फिनोमिना होता है एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कोई भी रिएक्टेंट जो इनकी सरफेस के ऊपर रिएक्शन करता है, तो सरफेस पे रिएक्शन करता है तो वो रिएक्टेंट एड्जॉर्ब होता है, यानी सरफेस के ऊपर ही क्या होता है, वो इकट्ठा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत अच्छे मीडियम प्रोवाइड करते हैं कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इस वजह से ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। फिर कलर प्रॉपर्टी, तो कलर प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, डी ट्रांजिशन की वजह से होती है, क्लास में समझाया था मैंने अच्छे से। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, ये तीनों चीज़ें मैंने बता रखी है। अब देखो एक टॉपिक और था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एक नई चीज़ है। इसकी टेबल मैंने सेंड की थी, आई होप वो लिख ली होगी, देखो। इलेक्ट्रॉन के दो मोशन होते हैं, एक तो होता है ऑर्बिटल और एक होता है स्पिन मोशन,
है ना। 2 टाइप के मोशन होते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो अब देखो 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक तो हो गया ऑर्बिटल और दूसरा हो गया स्पिन मोशन। ओके, तो देखो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ये चीज़ याद रखना। और 1 बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है? EH/4πmc। ये जो फॉर्मूला है ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का या आधे नंबर का पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है आप लोगों को, एक छोटा सा n+2, ठीक है ना। तो ये n क्या है यहाँ पर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी वैल्यू 1 है, किसी एटम या किसी एलिमेंट के अंदर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? μ = 1 1+2, तो क्या आ जाएगा? √3। और √3 की क्या वैल्यू होती है? जो मैंने टेबल भेजी थी उस टेबल में सबकी वैल्यू दे रखी है कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो सीधा कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, 2 हुआ तो कितना, तो इसकी होती है 1.73 समथिंग होती है ना। चेक कर लेना इसको एक बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा ऐसे चार्ज लिख के उसके ऊपर, तो आपको ध्यान देना होगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अब देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये क्या क्या मतलब होता है इंटरस्टिशियल? देखो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में अपन करेंगे वैसे, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जैसे अभी के लिए इतना समझो, जैसे सपोज करो क्या होता है, जो स्मॉल साइज़ के एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इनकी ये ट्रैपिंग करते हैं। जैसे केज लाइक स्ट्रक्चर बनाई अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ने, तो उस केज के अंदर इनकी कैपेसिटी होती है कि या तो ये हाइड्रोजन को या फिर कार्बन या नाइट्रोजन को ट्रैप करके कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसी को ही कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, जैसे स्टील हो गई या कास्ट आयरन हो गई, ठीक है ना, तो वो हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो कार्बन होता है वो इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर होते हैं या स्पेसेस में होते हैं। क्योंकि कोई भी क्रिस्टल होता है किसी भी मेटल का, तो उसकी जब हम देखते हैं उसके अंदर का कि क्या के कैसे इसका स्ट्रक्चर बना है, तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि ये ऐसे सेल होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, किसी के नीडल शेप के होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ये एंट्रैप कर लेते हैं इनको, एटम्स को बनाया जाता है। ये नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन, तो देखो एलॉय फॉर्मेशन की भी मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल भेजे थे एलॉय फॉर्मेशन की, कि ये एलॉय बनाते हैं, है ना। और एलॉय का फॉर्मेशन कब होता है? ऐसे 2 एलिमेंट का ही होता है जिनकी रेडियस सेम होगी। जब रेडियस सेम होगी तभी तो वो आपस में मिक्सिंग कर सकेंगे एलॉय फॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना।